वक्त की पाबंदियों को तोड़कर जब कोई परिंदा मुंडेर पर आकर सुरीली सदा देने लगे, जब कोई बेबसी, मिस्कीनी, लाचारी और बंदिशों से आगे की सोच रखता हो, जब कोई अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने की खातिर अपनी ताकत, अपनी हिम्मत, अपने हौसले से ज़्यादा मशक्क़त करने का मादा रखता हो, तब यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि ऐसे शख्स के कामयाबी कदम ज़रूर चूमती है। और दोस्तों, ज़िंदगी में मंजिल पाने की ललक ईमानदारी से शुरू होकर उस शख्स को कामयाबी की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देती है, और तब जाकर ये कामयाबी कभी न ख़त्म होने वाली एक ऐसी उड़ान में तब्दील होती है जो न सिर्फ उस शख्स को गले लगाती है बल्कि उसके माथे पर एक बेहद हसीन और शानदार बोसा भी देती है। हौसलों की उड़ान के एक और शुमारे में मैं राशिद आप सबका तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। नाजरीन, आज फिर से बात मुलाकात, एहसासात और जज्बात का एक तफसीली सिलसिला एक ऐसी छोटी सी योद्धा के साथ जिसने बहुत कम उम्र के अंदर अपने घर, अपने परिवार, अपने माशरे, अपने समाज, अपने शहर और अपने देश का परचम पूरी दुनिया के अंदर लहरा दिया है। और क्या खूब उन्होंने मशक्क़त की है, मेहनत की है, और बहुत छोटी सी उम्र है, मात्र 20 साल की, और इतनी कम उम्र के अंदर उन्होंने एक ऐसे खेल को चुना जो कि बहुत मुश्किल खेल है, लेकिन उसके अंदर बहुत महारत हासिल की और अपने देश का और अपना नाम भी बहुत ऊंचा किया। आइए बहुत अदब और एहतराम के साथ हिंदुस्तान की काबिल खिलाड़ी मीशा का इस्तकबाल करते हैं हौसलों की उड़ान में। बहुत बहुत आपका इस्तकबाल, खैर मकदम, वार्म वेलकम। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। तो जैसा मैंने कहा कि एक नन्ही सी उम्र और एक मुश्किल खेल, और कहते हैं ना कि योद्धा हमेशा एक मुश्किल बैटल को चुनते हैं, फाइटर्स जो होते हैं एक मुश्किल बैटल को चुनते हैं। और कार्यक्रम को शुरू करने से पहले बता दूं कि इन्होंने जो खेल चुना है उसको बोलते हैं म्यो थाई। थाईलैंड का नेशनल गेम है, मार्शल आर्ट है, और इसके अंदर आपके पंचेस, साथ ही एल्बोज और नी का उपयोग होता है। तफसील से जानेंगे कि क्यों इस तरीके के मुश्किल खेल को चुना और क्या उनकी ललक थी, क्या उनकी ख्वाहिशात थी इस खेल को पकड़ने के लिए। तो मीशा, हौसलों की उड़ान में आपका खैर मकदम स्वागत, बहुत बहुत फिर से भी। और मैं फिर आऊँगा इस पर कि इतना मुश्किल खेल और इतनी छोटी सी उम्र, क्या तालमेल ये दोनों के बीच में? बहुत शुक्रिया सर। इस खेल को खेलने का, सीखने का सबसे पहला जो शुरुआत हुई थी वो कुछ इस तरह हुई थी। हमारे स्कूल में कुछ बच्चों को मेडल्स दिए जा रहे थे। ऐसा कहा गया कि वो स्टेट लेवल में मेडल जीत कर आए हैं। तो मुझे लगा कि ये मेडल मुझे क्यों नहीं मिले। तो जो हमारे स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर थे, उन्होंने खुद इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी मेडल्स जीते हैं, रेफरी भी रहे हैं, खेले हैं। वो मेरे कोच भी हैं, मिस्टर कमलेश देवांगन सर जी। तो मैंने उनसे फिर बातचीत की और उनके पास सीखना शुरू किया। और सीखते सीखते उस उम्र में बस आपको एक गाइड करने वाला चाहिए होता है। मैंने हार नहीं मानी। सफ़र में ऊंच नीच सब चीज़ें रही हैं, इसका ज़रूर से जिक्र भी किया जाएगा। बट मैंने इसी तरह से शुरुआत की थी कि सबको मिल रहा है, मुझे भी मिले। एक बच्चे के मन में जो क्यूरियोसिटी होती है, एक जानना है, सीखना है, मुझे भी चाहिए वो रिकॉग्निशन। बस उस चीज़ से फिर खेलते खेलते इतना मज़ा आते गया। पहले अग्रेशन, गेम खेलना है, जीतना है, कॉम्पिटिटिवनेस, थोड़े से और मैच्योर हुए, स्पोर्ट्समैनशिप। अब ऐसा कि बस टेक्निकल खेलना है, पॉइंट निकालना है, ना अगले को चोट लगे ना मुझे चोट लगे, और गेम को गेम की तरह खेलना है। ये चीज़ें भी धीरे धीरे आई। बिल्कुल धीरे धीरे आई। और आज का कुछ ही लम्हा पहले का वाक़या मैं बता दूं कि मीशा मेरे साथ मेकअप रूम में थी स्टूडियो के, और वहाँ पे कुछ और लोग भी थे। उन्होंने पूछा कि भाई आपके आज के मेहमान कौन हैं हौसलों की उड़ान के अंदर। तो मैंने कहा कि यही हैं हमारी मेहमान। तो लोग देखकर उनको हतप्रत हुए। वो यूँ कि छोटी सी कदकाठी और उम्र भी बहुत छोटी है, और हौसलों की उड़ान में तो बड़े बड़े अचीवर्स यहाँ पर आते हैं, दिग्गज यहाँ पर आते हैं, लेकिन छोटे भी दिग्गज हो सकते हैं। इस बात को पूरी तरह से साबित करती हुई मीशा खेल पर उनसे बात। मीशा, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, बीइंग अ फीमेल, लड़की होना और एक कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स के अंदर जाना, कितना मुश्किल, कितना आसान, और आपकी चाहत ने इसमें कितनी ज़्यादा भूमिका अदा की? कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, कॉम्बैट स्पोर्ट्स खेलना, बीइंग अ फीमेल, जब मैंने खेलना शुरू किया था तब मुझे कोई आइडिया नहीं था क्या खेला जा रहा है, क्यों खेला जा रहा है। बस जाते थे, अच्छा लगता था, प्रैक्टिस करते थे, मज़ा आता था। टूर्नामेंट्स खेले, जीते, कभी हारे, ये सिलसिला चल रहा था। थोड़ा और बड़े हुए तब समझ में आया कि इसकी ट्रेनिंग हाई लेवल की भी चाहिए, ऐसा सब। नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल की प्रैक्टिस हुई, तब समझ में आया कि खून पसीना, नींद, आराम,
भूख, डाइट सब कुछ मांगता है ये खेल। तो ये एक होता है कि आप शुरू में जैसे कि अगर शूटिंग कर रहे हो तो यू आर जस्ट स्टैंडिंग एंड शूटिंग। आप क्रिकेट खेल रहे हो उसमें तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसकी ही बात करें अगर तो इसमें पंच, किक, नी, एल्बो, फिर उसके कॉम्बिनेशंस, फिर सामने वाला मार रहा है उसको डिफेंड करना, खुद अटैक करना, ये चीज़ें अपने आप में बहुत बहुत अच्छी लगती थी। और शुरू में तो ऐसा था कि दर्द हो रहा है, चोट लगी, पर धीरे धीरे हम मजबूत होते गए। जब मजबूत हो रहे थे तो अब फिर सामने वाला कितनी जोर से मारे वो दर्द अच्छा लगने लगा। तो वो चीज़ अपने आप में गेम पूरी तरह से ऐसा हो गया कि सोते सोते भी किक पंच चल रहे हैं नींद में, ऐसे भी दिन आए। इस तरीके से चीज़ें रही। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और इतनी बड़ी शख्सियत राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो सोते हुए देखे जाते हैं, और ख्वाब वो होते हैं जो आपकी नींदें ख़राब कर देते हैं। तो वही कुछ माजरा आपके साथ है। और बता दूँ नाजरीन के लिए कि कलारीपयट्टू एक विधा है मार्शल आर्ट की, और सबसे प्राचीनतम, सबसे पुरानी विधाओं में मानी जाती है। और म्यू थाई भी एक मार्शल आर्ट है, और मीशा जो इन दोनों में ही महारत रखती हैं। पहले उन्होंने म्यू थाई की प्रैक्टिसेस की, उसमें देश का नाम रोशन किया, और आजकल वो कलारीपयट्टू की प्रैक्टिसेस कर रही हैं। उस खेल को उन्होंने आजमा लिया है, और उससे एक अलग डायनेमिक उनका ये है कि वो एक तरफ एजुकेशन भी अपनी हासिल कर रही हैं और एक प्रोफेसर बनने का सपना भी लिए हुए हैं। तो ये इतनी सारी अलग अलग डायनेमिक्स, मीशा, कलारीपयट्टू, उससे पहले म्यू थाई, और फिर उसके बाद प्रोफेसर बनने की आपकी जुगत। सर शुरू से शुरू करते हैं। प्लीज़। म्यू थाई जब मैंने शुरू किया था खेलते गए, अच्छा लगा, अचीवमेंट्स हुई, कई बार नहीं भी जीते, ऐसी चीज़ें भी रही। फिर मेरे राइट नी की लिगामेंट इंजरी आई, जिसके कारण मुझे गेम स्विच करना पड़ा, क्योंकि उसमें म्यू थाई में स्पेशली नी का बहुत इस्तेमाल होता है। हमको नी से हिट मारने होते हैं, जो कि बहुत पावरफुली मारने होते हैं, आपको अच्छी स्ट्रेंथ चाहिए। वो चीज़ मेरे बॉडी अलाउ नहीं कर रही थी नी लिगामेंट इंजरी के बाद। तो मैंने गेम स्विच किया कलारीपयट्टू में। कलारीपयट्टू में मैंने लॉन्ग स्टाफ फाइट होता है, डंडे से आपको फाइट करनी होती है, 2 पार्टनर्स होते हैं, अटैक डिफेंस करते हैं। चुआ डुक्कल एक चीज़ होती है, कुछ सीक्वेंस ऑफ मोशंस होते हैं, आपको वो करते जाने हैं। लाइक वो आप इमेजिन कर रहे हो कि सामने कोई है, आप उनको चारों डायरेक्शन में कैसे उनको मार सकते हो, ऐसा। तो ये चीज़ें थी। कलारीपयट्टू मैंने खेला, और तलवार ढाल से भी कलारीपयट्टू में हमने खेला है। केरला जाके ट्रेनिंग भी ली, त्रिपुरा जाके ट्रेनिंग ली म्यू थाई की। बर्निंग टॉपकिंग थाईलैंड से सर आए हुए थे, उन्होंने ट्रेनिंग दी थी। ये चीज़ें साथ ही साथ चल रही थी, पर जब मेरी इंजरी हुई तो मुझे समझ में आया कि काफ़ी लंबे समय तक अब मेरा शरीर शायद स्पोर्ट्स में साथ नहीं दे पाएगा, एक ही फील्ड में कुछ करके मुझे नहीं जाना है। तो दैट इज़ द थिंग, मैंने प्रोफेसर वाली चीज़ को अब चुना है। और अब मुझे पूरा यकीन है, जैसे मैंने कम से कम 10-12 साल स्पोर्ट्स को दिए और मैं स्पोर्ट्स में कहीं हूँ, वैसे ही मैं जब इसको भी दिल से करूँ तो मैं इस फील्ड में भी कहीं ना कहीं ज़रूर पहुँच जाऊँगी। जी, जब ऑडियो टेस्ट हो रहा था इस शो के लिए, तो मीशा ने ये कहा कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, खूब निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। तो ये इसी बात के मद्देनजर आपने कही थी बात? बिल्कुल, जी जी जी, बिल्कुल। और क्या ख्वाब रखती हैं मीशा? इस दोनों मार्शल आर्ट्स को ले लीजिए, आपकी प्रैक्टिसेस और जर्नी टुवर्ड्स द प्रोफेसरशिप, इसके अलावा और क्या ख्वाहिश रखती हैं आप? सर मैंने म्यूज़िक किया है थोड़ा सा। हम जब छोटे थे तो म्यूज़िक क्लासेस जाया करते थे। बाकी जब छोटे थे कोई क्लासेस नहीं गए, पर मुझे पेंटिंग करना अच्छा लगता है। साथ ही मुझे एंकरिंग, इन चीज़ों में भी इंटरेस्ट है थोड़ा बहुत। इसके साथ साथ पोइट्री का शौक़ है। मैं खुद पोइट्री आई डू राइट देम। और अभी और चीज़ें जो मुझे सीखनी है, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, ये 2 चीज़ें करने का काफ़ी मन है। बहुत कुछ करने के इरादे रखती हैं मीशा, लेकिन उनसे हम जानेंगे और भी ज़्यादा गहनता से कि कलारीपयट्टू और म्यू थाई किस तरीके की मार्शल आर्ट्स हैं, किस तरीके से खेली जाती हैं, और किस तरह से उनका उपयोग होता है, और क्यों इतना फेमस नहीं हो पा रही हिंदुस्तान के अंदर। थोड़ा सा रोशनी और डालते हैं मीशा, पहले म्यू थाई के ऊपर। जैसे कि मैंने नाजरीन के लिए कहा कि नी, पंचेस और आपके एल्बोज का ज़्यादा इसके अंदर यूज़ होता है, किक भी, ठीक है, एक किक भी आपकी होती है। और बीइंग अ फीमेल, आपको ये कितना मुश्किल आपके लिए खेल था, ये इस पर भी रोशनी डालिए। और थोड़ा सा खेल के बारे में नाजरीन, जिससे कि एजुकेटेड हो पाएँ, खेल के बारे में थोड़ी सी और आप प्रकाश डालें। किक, पंच, नी, एल्बो,
रियल फाइट में आपको सबका सिंगल पॉइंट मिलना है, बट द हिट शुड बी क्लियर, सॉलिड, और सामने वाले को इम्पैक्ट होना चाहिए इस चीज़ से। जब हम प्रैक्टिस करते जाते हैं इतने मजबूत हुए हम कि अब सामने वाला पावर से मारे तो हमको वो चीज़ बहुत इम्पैक्ट नहीं कर रही है। स्पारिंग करना, पैड वर्क करना, रनिंग, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, ये चीज़ें करते करते बॉडी इतनी काबिल हो गई कि हमने इंटरनेशनल लेवल भी खेला। बीइंग अ गर्ल, मतलब अब इस एज में मैंने जब म्यूay थाई सीखा हुआ है, खेला है काफ़ी, तो अब ऐसा होता है कभी कभी पार्क में गए, शेडो वर्क कर लिया थोड़ा बहुत, या कुछ आसपास अकेडमीज है उनमें कभी कभी जाके ट्रेनिंग सेशन ऐसे ही ले लिया, तो उससे मुझे समझ में आता है अब कि बीइंग अ फीमेल ये चीज़ें करनी कितनी मुश्किल होती है। जब अभी मेरी थोड़ी सी प्रैक्टिस कम हो रही है तब उस समय मुझे इतना सा भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं एक लड़की हूँ और मुझे स्पोर्ट्स में या फिर ये मार्शल आर्ट में कुछ भी दिक्कत हो रही है बीइंग अ फीमेल। एक चीज़ और, एक छोटा सा मेरे लाइफ का ही एक वो है, एक दिन स्टेडियम में प्रैक्टिस अकेले मैं कर रहे थे, तो क्या हुआ, एक शख्स आते हैं, वो वहीं पे कुछ जॉब करते होंगे आसपास कोई कंपनी में, तो उन्होंने मुझे लड़का समझा मेरे लुक्स के कारण, मेरी फिजिक के कारण। उनने मुझसे पूछा तुम क्या करते हो, तो मैंने बताया ये गेम करते हैं, मैं भी यहाँ पे ताइक्वांडो करता था, अच्छा गेम है। तो उन्होंने एक राय दी कि लाइफ में कभी भी मार्शल आर्ट्स का गलत इस्तेमाल मत करना, जब तक तुम्हारी जान पर, तुम्हारे अपनों की जान पर बात ना आ जाए तब तक किसी पर हाथ मत उठाना। मैं कहा बहुत अच्छी बात है, सही बात है। ऐसी एक दो बातें उन्होंने और बताई, मुझे छू गई। तो जब वो जाने लगे तो मैंने उन्हें बताया कि मैं लड़का नहीं हूँ, मैं लड़की हूँ। वो मुझसे अब तक तू करके बात कर रहे थे, अब वो आप पर आ गए। अब जब उन्होंने सुना कि मैं लड़की हूँ तो अब वो रुक गए। उन्होंने बोला अब मेरे को आपको एक बात और कहनी है। मैं कहा जी बताएं। तो उन्होंने कहा कि कभी भी अपने वेट के, अपने एज की लड़कियों के साथ फाइट करके जीत के ये मत समझना कि तुम काबिल हो गई हो, तुमने ये गेम सीख लिया है। जिस दिन तुम अपने वेट के लड़कों को, अपने एज के लड़कों को हरा दो इस गेम में, उस दिन समझना कि तुमने कुछ इस गेम में हासिल किया है। वो बात मुझे इतनी चुभी, मैंने अपने लाइफ से ये मेरे को लड़कियों से लड़ना है या फाइट करना है गर्ल्स के साथ, ये कंसेप्ट ही हटा दिया। मुझे बेस्ट बनना है बस। अब स्टेडियम में डेली रनिंग, पैड वर्क, स्पारिंग और दुगने जोश से ये चीज़ शुरू हुई। कोई ऐसा लम्हा आया कि जब आपने मेल काउंटर पार्ट को किसी गेम के अंदर परास्त किया हो? सर ऐसा कंपटीशन लेवल पे तो अलाउ नहीं करते हैं कि फीमेल्स को मेल के साथ फाइट करा रहे हैं, बट स्पारिंग करते टाइम बहुत बार हुआ है कि हम लोग आपस में पार्टनर्स हैं, बॉयज़ गर्ल्स सब प्रैक्टिस कर रहे हैं आपस में, और काफ़ी बार ऐसा हुआ कि मैंने आराम से उनको डिफीट किया। जी, वेरी नाइस। और आपने एक जिक्र किया था ऑफ द माइक जब बात हो रही थी कि आपकी जो आइडेंटिटी है तो उसमें आप सिर्फ मीशा लिखती हैं, सिर्फ मीशा, और मैंने कहा कि आगे आपका सरनेम क्या है, तो सरनेम सिंधु ज़रूर है, संधू या सिंधु? सिंधु। लेकिन उन्होंने कहा मैं सिर्फ मीशा लिखती हूँ, और उसके भी आगे की कुछ कहानी थी, वो भी बयां कर दें। शुरू में जब छोटे थे तो मेरे पापा ने मेरा आधार कार्ड सब जगह पे ओनली मिशा लिखवाया, तो मुझे ऐसा क्यों, मेरा नाम तो मिशा सिंधु, आप पूरा नाम क्यों नहीं लिखवा रहे हैं? तो उनका कहना था आगे जाओगी, तुम्हारी शादी होगी तो हस्बैंड का नाम आएगा, तो अभी से बस मिशा रखो। तो मुझे ये बात चुभती थी। थोड़े जब 18 के हुए तो मुझे लगा अब मुझे पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं चेंज कराने के लिए, आई विल गेट इट चेंज्ड। बट अब पढ़ते पढ़ते मुझे समझ में आई सोशियोलॉजी और कुछ कंसेप्ट देखकर कि आई डोंट नीड अ मैन टू आइडेंटिफाई माई सेल्फ, माई आइडेंटिटी। मैं अपने आप में काफ़ी हूँ, मैं अपनी आइडेंटिटी खुद बना लूँ, मैं इतने काबिल अपने आप को बनाऊँ। तो मुझे मिशा के बाद कुछ और आइडेंटिटी नहीं चाहिए। साथ ही मैंने इफ़ यू नो विपश्यना एक मेडिटेशन टेक्निक होती है, उसमें भी मैं काफ़ी इंक्लूडेड हूँ, मुझे अच्छा लगता है करना। तो वो करते करते मुझे समझ में आया कि वी आर नथिंग। तो वो चीज़ से भी खुद की आइडेंटिटी वाली चीज़, प्राउड, ये चीज़ें कहीं ना कहीं काफ़ी कम या कह लो ख़त्म ही हो गई हैं। 20 साल की उम्र है और जलवे देखिए कि कह रहे हैं कि जलवाए अफरोज़ हो रहे हैं पूरी तरह से। और क्या बात रखती हैं अपने अंदर, क्या अपने अंदर शोले रखती हैं कि मुझे किसी आइडेंटिटी की ज़रूरत नहीं, और ज़ाहिर है होना भी नहीं चाहिए। अगर आपकी काबिलियत के दम पर आपकी आइडेंटिटी होती है तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। इतनी काबिल खिलाड़ी हैं कि कास्ट, क्रीड और आपके माशरे से उठकर सिर्फ आपके दम पर, आपने जो हासिल किया उसके दम पर, आपकी जब काबिलियत के दम पर आपका नाम होता है तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। थोड़ा रोशनी आपकी फैमिली की तरफ, किस तरीके का आपने कहा कि मेल काउंटर पार्ट की ज़रूरत नहीं है आइडेंटिटी के लिए, लेकिन वालिद का बहुत सपोर्ट रहा आपको? जी ज़रूर। इस बात में मैं खुशनसीब हूँ, मेरे मम्मी पापा दोनों
आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ मैंने उन्हें कोई टूर्नामेंट के बारे में बताया पापा ऐसा गेम हो रहा है, मम्मी ऐसा गेम हो रहा है, उन्हें कभी गलती से सपने में भी मना किया हो। उनका हमेशा ये कहना था बेटा उड़ो, जितना खेल सकते हो, जितना खेलना है खेलो, हम तुम्हारे साथ हैं। मम्मी का प्रैक्टिस करके आने के बाद मुझ में इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं एक गिलास पानी ले लूँ, और वो मुझे एक बार, मेरे भाई बहन आपस में झगड़ते थे कि मम्मी आप इसको कुछ काम नहीं बोलते, हम लोग से करवाते हैं, और मम्मी मुझे कभी कुछ नहीं कहेंगी। मेरे साथ उठाना मुझे टाइम पर, खाना, डाइट, सब उसका ख्याल मम्मी ने रखा। पापा फाइनेंशियली, इमोशनली और स्पोर्ट्स के लेवल पे दुनियादारी की चीज़ें, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में मैंने खेलना शुरू किया। मम्मी पापा को कहीं ना कहीं डर था कि बेटी कहीं बाहर जाएगी, कहीं गलत लाइनों में ना पड़ जाए, पर पापा मुझे इन चीज़ों के लिए भी समझाते रहते थे, तो वो चीज़ मुझे अपने आप में अच्छी लगी। और मेरे पापा और मम्मी ने मेरा, मतलब मैंने देखा है पेरेंट्स को स्पोर्ट्स की लाइफ में ऐसा सपोर्ट नहीं देते हैं पेरेंट्स, बीइंग फ्रॉम हरियाणवी फैमिली। ये चीज़ थी जाहिर की थोड़ा सा शायद सपोर्ट मिल जाएगा, बट मेरे पेरेंट्स मुझे तो लगता है अलग ही है। उन्होंने कभी कोई चीज़ के लिए ना नहीं कहा है, पढ़ाई हो, स्पोर्ट्स हो, और इवन मैंने पढ़ाई भी साथ में अच्छे से की, तो उनको कोई दिक्कत नहीं थी कि बच्ची पढ़ भी रही है, स्पोर्ट्स में भी है, तो सोसाइटी तो क्या कह देगी, मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी, मेरे लुक्स के लिए भी मुझे कभी नहीं कहा बेटा तुम बाल बढ़ा लो, बेटा तुम लड़कियों की तरह कपड़े पहन लो, कभी उन्होंने मुझे इंसिस्ट नहीं करा, कभी भी नहीं। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मैं जैसे हूँ उन्होंने मुझे एक्सेप्ट करा और मुझे और बूस्ट किया कि आप करो अच्छे से। हरियाणा की जो सरजमी है वो कहते हैं ना, एक सेंट्रल इंडिया हो गया, उसके बाद वेस्ट इंडिया है, तो वो सीमावर्ती इलाका होता है, और वहाँ का जो इतिहास है बड़ा ही गौरवशाली है। और वहाँ की सरजमी और वहाँ की मिट्टी के अंदर कहा जाता है कि यहाँ पे एक योद्धाओं का खून पलता है, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है। और कितना कल्चरली आपको सपोर्ट मिला, जैसे कि खाने पीने की बात हो और उस सरजमी से निकल कर आप आती हैं, कितना सपोर्ट मिला उस खेल के माहौल का, बीइंग हरियाणवी? बीइंग अ हरियाणवी सर, जैसे मैंने देखा है, फर्स्ट चीज़ तो मैंने नॉनवेज अब तक नहीं खाया है। मेरे पापा वाज लाइक तुमको जो ड्राई फ्रूट चाहिए, वेजिटेरियन में जो ऑप्शंस अपनाने हैं अपनाओ, कितना ही महंगा पूछो मैं ला कर दूंगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, डेली 1 लीटर दूध मेरे लिए आता था। और मेरे पापा हमेशा से इस चीज़ में ऐसा था कि आपको जो खाना है, जैसा खाना है खाइए। पर हम लोग थाईलैंड जाना हुआ था सर एक बार, तो मैंने पापा से पूछा कि पापा अगर वहाँ पे मुझे वेजिटेरियन ऑप्शंस नहीं मिले तो क्या मैं नॉनवेज खाना खा लूँ? तो उनका एक ही लाइन में आंसर था, बेटा तू स्पोर्ट्स छोड़ दे। उस दिन के बाद मैंने कभी पूछा भी नहीं, और बस चीज़ें चल रही हैं वेजिटेरियन वाली चीज़ों पे ही। कोई गलत नहीं है नॉनवेज खाना भी, बट मेरी फैमिली में नहीं खाते हैं, तो उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए इंकरेज नहीं करा। और दूसरी चीज़, बीइंग फ्रॉम हरियाणवी फैमिली, जो रिलेटिव्स हैं, जो और नोन लोग हैं आसपास के, वो सब भी एक तरीके से, कभी किसी के मुंह से ऐसा नहीं आया कि अरे लड़की है मत खिलाओ, नहीं, सबके मन में था कि बेटी है खिलाओ, आगे बढ़ेगी। और जब मैंने छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करा, जी। पर जिस गांव से मैं बिलोंग हूँ हरियाणा से, वहाँ से मैसेजेस आ रहे हैं, वहाँ पे हमको स्पेशली बुलाया गया कि हम आपका वेलकम करेंगे, सिर पे पगड़ी पहना के पूरा गांव में घुमाया गया, ऐसी सब चीज़ें हुई थी। वो गांव का पंचायत कहते हैं, जो गांव राम होता है कहते हैं, बहुत सपोर्ट रहा है, बहुत। कैसा लगता है आपको जब रिप्रेजेंट करती हैं छत्तीसगढ़ को, वापस आती हैं हरियाणा अपने मास्टर के अंदर? आपके हम उम्र बहुत सारी लड़कियां होंगी जो शायद अपने आप को ब्यूटीफाई कर चलती होंगी, और दूसरे क्षेत्रों के अंदर काम कर रही होंगी, पढ़ाई लिखाई कर रही होंगी, और एक मीशा है जिन्होंने एक अलग राह चुनी और अपने आप को क्या उसने एक आफताब बना लिया। तो कैसा फील होता है आपको इन सब के बीच में आकर, और कैसा मैसेज आपकी तरफ से भी जाता है, एक इम्पैक्ट आपका ज़रूर पड़ता है मास्टर के ऊपर? सर स्पोर्ट्स गेम ये चीज़ मेरे लिए टेक्निकल चीज़ों पर ज़्यादा बेस है, रेदर देन मैं किसको रिप्रेजेंट करूं, किसके लिए खेलूं। हम खेलने जाते हैं, वहाँ पे हरियाणा की भी टीम आती है, और काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि मैं छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करूं, मेरी अपोनेंट हरियाणा से है, ऐसा भी हुआ है काफ़ी बार। तो अंत में एक ही चीज़ रहती है कि हर कोई इंसान है, वो बस एक हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो कुछ तो फॉर्मेलिटीज़ होंगी। तो मुझे इस चीज़ का कोई अंदर से नहीं लगता कि मैंने छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करा। और छत्तीसगढ़ अपने आप में बहुत प्यारी जगह है, वहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, तो मुझे तो प्राउड फील होता है कि मैंने छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करा है। और हरियाणा के लिए मुझे कोई ऐसा नहीं लगता है कि मैंने इसको नहीं रिप्रेजेंट करा है। रिप्रेजेंटेशन अपनी जगह पे है, मेन गेम और एक स्पोर्ट्समैनशिप मेरे लिए ज़्यादा मायने रखती है कि मैं किसी को चोट ना पहुंचाऊं, और इस बेस पे जब खुद से अंदर से कुछ किसी के लिए भी डिफरेंस ना आए कि वो वहाँ से है, ऐसा कुछ। आपके कोई दोस्त वगैरह, सहेलियाँ कहूँ या दोस्त कहूँ, क्या कहूँ आपके हम उम्र की लड़कियों को? जैसा आपको सही लगे। नहीं, वो तो आप बताएंगे क्या सही लगेगा।
दोस्त कह लीजिए। हाँ जी, ठीक है। इवन मेरे अपोनेंट्स, हमारे यहाँ पे मैंने देखा है सीनियर्स को, कोई दूसरी टीम से बात नहीं करेगा, अपोनेंट से तो बिल्कुल बात नहीं करना है। मेरे अब तक जितने अपोनेंट्स रहे हैं, आसाम से, त्रिपुरा से, यूपी से, एमपी से, केरला से, सब मेरे दोस्त हैं। मतलब मुझे एक चीज़ लगती है कि टूर्नामेंट तक, वहाँ तक हम ओपोनेंट्स हैं, पर अब हम दोस्त बन सकते हैं, क्या दिक्कत है? तो वो चीज़ अपने आप में लगती है, मेरे को कोई इसमें तकरार नहीं महसूस होती कि दोस्ती करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। आपको तो नहीं होती, लेकिन आपको देखकर उनके क्या हाल होते हैं ये मैं पूछना चाह रहा, जो आपके बचपन के साथी हैं, दोस्त हैं, सहेलियां हैं, वो कैसा महसूस करती हैं कि हमारे साथ की लड़की है और देखिए कि किस तरह से ये पूरी तरह से तब्दील हो गई? सर, बहुत लोगों ने जो मेरे साथ थे, उन्होंने मेरी जर्नी को देखा है। स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं सब, क्लास में टीचर पढ़ा रहा है और मैं पीछे सोना हो रहा है मेरा। तो ऐसी सब चीज़ें सबने देखी, और टीचर्स मुझे कभी नहीं बोलते थे कि तुम क्यों सो रहे हो क्लास, सबको पता है प्रैक्टिस करके आई है, थकी हुई है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई है, मेरे दोस्तों ने मुझे देखा है बढ़ते, गिरते, उठते, तो उनके मन में भी एक प्राउड वाली फीलिंग है कि हमारी दोस्त, हमारे साथ रहने वाली दोस्त कहीं यहाँ है। अगर कुछ जलन है भी तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। वो भी ठीक है, आप अपनी फील्ड में करिए, हम अपनी फील्ड में कर रहे हैं। कुछ आपके पास ऐसा है जो हमारे पास नहीं है, कुछ हमारे पास ऐसा है जो आपके पास नहीं है। तो बस वही थॉट प्रॉब्लम, अगर उनकी तरफ से जेलस वाली फीलिंग आ भी रही है तो मेरी तरफ से फिर भी लव ही जाएगा उनके लिए। कहते हैं ना कि चलते चलो ये राह जहाँ तक चली चले, ए चलने वाली राहों में रुकना न हार के, है तेरे इंतज़ार में साए बहार के, चलते चलो ये राह जहाँ तक चली चले, ए चलने वाली राहों में रुकना न हार के। 20 साल की उम्र और अब तक का सफ़र, और इस सफ़र के आगे अब कलारीपयट्टू को लेकर क्या आपकी प्लानिंग्स हैं? और अब हम बात करेंगे कलारीपयट्टू पर, एक बहुत पुरानी कला मार्शल आर्ट की, और जब जंग हुआ करती थी उस वक्त ये विधा जो है पनपी, तो उस पर भी आप रोशनी डालें नाजरीन के लिए, थोड़ा सा टेक्निकली उसको एक्सप्लेन करें, और फिर आएंगे हम बात कि आपने इस विधा को क्यों आजमाया और इसको लेकर कहाँ तक आप जाने की ख्वाहिश रखती हैं। कलारीपयट्टू केरला की एंशंट मार्शल आर्ट है। इसे अभी अभी इंडिजिनस गेम्स के तौर पर इंडिया के काफ़ी सारे गेम्स में शामिल भी किया गया है। योद्धा महाराज लोग जो पहले युद्ध होते थे, उनमें तलवार ढालों से लड़ाई होती थी, डंडों से लड़ाई होती थी, घोड़ों पर चढ़ के तलवार ढाल से, ये मार्शल आर्ट थी। और इससे ब्रिटिशर्स को बहुत डर लग रहा था कि ये हमको कहीं इससे हरा ना दे, उनने इसे बैन करवा दिया। पर केरला के कुछ ट्रेडिशनल लोग जो इससे बहुत जुड़े हुए थे, उन्होंने इसे छुप कर, छिपा कर, संभाल कर, एज इट इज़ प्योर फॉर्म में बचा कर रखा। और ये मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करते रहे। जब इंडिपेंडेंस हुई तो ये मार्शल आर्ट वापस उभरी, पर फिर भी कुछ सालों तक किसी को पता नहीं था, जिनको पता था बस वही मार्शल आर्ट्स को ही करते थे। मुझे नहीं पता कैसे, पर ये मार्शल आर्ट अचानक से उभरी। काफ़ी सालों से शायद मेहनत चल रही होगी ज़रूर, हमें नहीं पता उस सफ़र का। और ये फिर इस पर इतनी रोशनी, अब आप सुनेंगे जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो भी अपने उसमें कलारीपयट्टू मैंने काफ़ी बार सुना है, वो भी सपोर्ट करते हैं इसे। तो इस तरह से ये मार्शल आर्ट बढ़ी है। इसमें कॉम्पिटिटिव बेस पे इसको बिल्कुल सेफ बनाया गया है। रियल में जो वेपन्स होते हैं वो शार्प नहीं होते हैं, या ऐसे बिल्कुल नहीं होते कि किसी को चोट लग जाए। और इवन जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जो एथलीट्स हैं, हेड गार्ड, चेस्ट गार्ड सब पहनेंगे ताकि किसी को चोट ना लगे। इसमें क्या क्या इवेंट्स होते हैं उनको मैं थोड़ा सा बता दूं। चुआडुक्कल एक इवेंट होता है, मे पेट्टू एक इवेंट होता है, केट्टुकारी लॉन्ग स्टाफ इवेंट, मतलब डंडे होते हैं लंबे हमारी ही हाइट के, उनसे लड़ना होता है, मारेंगे बचेंगे, डिफेंस अटैक चलता है। मे पेट्टू में वेरी फ्लेक्सिबल मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी एक सीरीज में चलती हैं, आपको उसको परफॉर्म करना है, बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल हो जाती है उससे। चुआडुक्कल उसी की तरह है, सीक्वेंस में फ्लेक्सिबल मूवमेंट्स। फिर केट्टुकारी आता है, उसमें अज्यूम क्या, केट्टुकारी नहीं सॉरी, कुरुवाड़ी, उसमें होता है एक स्मॉल डैगर, हम लोग इतना तलवार होती है ना जो, उसको अज्यूम किया जाता है। बट शुरू में आपको सिखाने के लिए एक इतना बड़ा डंडा का टुकड़ा दिया जाता है ताकि आपको चोट ना लगे। और तलवार ढाल आती है, तलवार ढाल से आपकी लड़ाई होगी, तलवार से लड़ाई होगी। एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है उर्मी, फ्लेक्सिबल स्वॉर्ड, लचीली तलवार, ठीक है, आप उसे मारेंगे वो लहरते लहरते, आपको भी बहुत बार ऐसा होता है, हमको भी चोट लग जाती है। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है मुझे कुछ पर्सनली। ये कुछ इवेंट्स हैं, और भी काफ़ी इवेंट्स हैं, हमको पता नहीं है। ट्रेडिशनल लेवल पे जो लोग करते आए हैं, जिनको नॉलेज उनको पता है। कॉम्पिटिशन लेवल पे ऐसी कुछ इवेंट्स रखें, और एक अनआर्म्ड कॉम्बैट रखा गया है, उसमें फाइट होती है। आपके पास कोई वेपन नहीं होगा, आप जस्ट हेड गार्ड पहनेंगे, चेस्ट गार्ड पहनेंगे, हाथ में ग्लव्स होंगे और आपकी फाइट होगी। ये कुछ इवेंट्स है कलारीपयट्टू के। मैंने इस गेम में स्विच, जैसा कि मैंने बताया, मेरी नी लिगामेंट इंजरी के कारण किया था, क्योंकि मुझे म्यो थाई में काफ़ी दिक्कत हो रही थी अपनी उसी
पावर स्पीड सब मेंटेन करके रखने में। और फाइट्स में भी मुझे ऐसा था कि अगर सामने वाला अपोनेंट मुझे एक भी लो किक मार दे नी पे, सेम उसी स्पॉट पे जहाँ पे मेरा ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुई है, तो आई विल बी डेड फॉर लाइफ, आई विल बी जस्ट क्या कहते हैं, लंगड़ा के चलना पड़ेगा। तो वो चीज़ मुझे नहीं चाहिए थी। तो फिर मैंने इसीलिए कलरीपयट्टू में स्विच करा। और फर्स्ट टाइम 2021 में नवंबर में केरला से कुछ लोगों को बुलाया गया था एज ट्रेनिंग कैंप के लिए, तो हमने उसको ज्वाइन किया। उसके बाद हम खुद केरला गए, 15 दिन की हमने ट्रेनिंग ली थी बौद्धि धर्मा इंस्टीट्यूट तिरुवनंतपुरम में जाके। तो वो काफ़ी अलग ही सफ़र था। 6 घंटे प्रैक्टिस चलती थी, सुबह 3 घंटे, शाम को 3 घंटे, और केरला की गर्मी और वहाँ का मॉइस्चर, क्योंकि बारिश भी कभी भी हो जाती थी, तो काफ़ी अलग एक्सपीरियंस था। मुझे पर्सनली अब केरला बहुत पसंद है, वहाँ का फूड, वहाँ का रहना खाना सब कुछ वो अलग ही था। वो एक्सपीरियंस 15 डेज, मतलब एक पल हम एग्जॉस्ट हो रहे हैं 3 घंटे प्रैक्टिस करके, दूसरे पल हम बेड पे पड़े हुए हैं, तीसरे पल हम बीच के पास नहा रहे हैं। तीनों काफ़ी अलग अलग एक्सपीरियंस एकदम। तो ये टूरिज्म की तरफ ले गई निशा थोड़ा सा। बड़ी खूबसूरत सरजमी है केरला, और गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है इसको। और अगर आप नॉर्थ की बात करेंगे, हालांकि बात कुछ और हो रही है, लेकिन थोड़ी सी बात केरला की भी कर लेते हैं। नॉर्थ की बात करेंगे तो वायनाड है, बड़ी खूबसूरत जगह। कोचिन है, बीच में आप जाएंगे तो त्रिशूर, उसके बाद तिरुअनंतपुरम, और साथ ही साथ कासरगोड एक बड़ी खूबसूरत जगह है। और मरारी बीचेस की क्या बात की जाए तो बड़ी खूबसूरत जगह है। लेकिन फिर से हम वापस लौट कर आते हैं कलारीपयट्टू पर। आप एक एथलीट रही, ऑलरेडी आपकी बॉडी पूरी तरीके से तैयार थी एक नए खेल को अडॉप्ट करने के लिए। अगर कोई नया शख्स कलारीपयट्टू की तरफ रुख करता है तो कितने वक्त के अंदर वो एक ठीक ठाक लेवल पर आ सकता है कि न सिर्फ नेशनल लेवल पर compete कर पाए, बल्कि एक ठीक ठाक एथलीट बन जाए कलारीपयट्टू में? कितना वक्त लगेगा इस चीज़ के अंदर? सर पहले हम एक बार स्ट्रैटेजी देखते हैं कि हम उनको क्या सिखाने वाले हैं। सबसे पहले बॉडीली मूवमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि उससे इंसान की फ्लेक्सिबिलिटी बन जाएगी, उसके अंदर स्ट्रेंथ आ जाएगी, एंडोरेंस बन जाएगी, ब्रीदिंग टेक्निक्स उसको समझ में आ जाएंगी, कैसे ब्रीद को इन आउट करना है जब आप एक्सरसाइजेस, जब डिफरेंट मूवमेंट्स करेंगे तब। सबसे पहले उनको मेपयट्टू सिखाया जाएगा, विच इज़ वेरी हार्ड। मतलब बोलते हैं ना, पहली सीढ़ी सबसे टफ होती है मेपयट्टू। हार्ड इसलिए कुछ वीडियोस हुई हम आपको दिखाएंगे। मेपयट्टू में काफ़ी चक्रासन जैसी कि हुई, लेग स्प्लिट करना, पूरा लंजेस के फॉर्म में बैठ के पूरा उठ जाना, जंप्स, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग अगर आप देखेंगे तो। सबसे पहले मेपयट्टू सिखाया जाएगा, उसके बाद चूआडुक्कल सिखाया जाएगा। चूआडुक्कल इज अगेन बॉडीली मूवमेंट्स। जब इसमें वो एक परफेक्शन हासिल कर लेंगे या एक इंटरमीडिएट लेवल की चीज़ें हासिल कर लेंगे, तब हम उन्हें वेपन्स की तरफ लेकर जाएंगे। वेपन्स भी डायरेक्टली नहीं कि हम डायरेक्टली वेपन्स पे लेके गए, फुटवर्क, देन हम उनको पहले स्टिक्स से करवाएंगे ताकि उनको चोट ना लगे, शेडोज करवाएंगे, बार बार चीज़ रिपीट कराएंगे, तब कहीं अंत में जाके उनको वेपन्स पकड़ाएंगे। अब वेपन से पहले आराम से एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है, वरना आपको चोट लग सकती है। भले वेपन्स ब्लंट है, बट आपको अगर लगा तो कटेगा, क्योंकि फोर्स से आ रहा है, फोर्सफुली आ रहा है। तो ये चीज़ें हैं कुछ। इसके बाद हम फिर एडवांस लेवल कॉम्बैट फाइट हो गया, और हम लोग शुरू में ऑलरेडी डिफाइंड है कि कौन क्या अटैक मारेगा। सपोज मैं डंडे की ही बात करूं, लॉन्ग स्टॉप फाइट कहा जाता है, तो हम लोग को पता है 1-2-1 1-2-1 1-2-1 उठा के इधर से फेंका, ऐसा मुझे पता है, मेरे सामने वाले अपोनेंट को पता है। इस चीज़ को बार बार इतना प्रैक्टिस करना है कि वो चीज़ मसल मूवमेंट, रिफ्लेक्सेस और बॉडी के साथ मर्ज हो जाए, कोऑर्डिनेट करे अपने आप। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब इन चीज़ों को हर एक इंसान अलग समय लेगा करने के लिए। कोई हो सकता है बचपन से थोड़ा बहुत फिजिकल वर्क करता है तो थोड़ा जल्दी कर लेगा, कोई हो सकता है कभी फिजिकल वर्क नहीं किया तो पहले उनकी बॉडी को स्ट्रेंथ चाहिए तो हमको वो देनी पड़ेगी, तो डिपेंड्स। पर मुझे लगता है कि विद इन, अगर कोई रेगुलरली अच्छे से मेहनत कर रहा है तो 6 मंथ्स में एक बेसिक लेवल, और फिर और 1 साल और अच्छे थोड़ा रगड़ के कोई मेहनत करे तो काफ़ी अच्छे एथलीट उभर कर आ सकता है। कई सारे खेल हैं हिंदुस्तान के अंदर। क्रिकेट तो खैर छाया हुआ है आईपीएल भी चल भी रहा है सर। जी बिल्कुल। और उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे खेल आते हैं कि बड़े ज़बरदस्त खेल हैं और बहुत पुराने वक्त से चले आ रहे हैं, हिंदुस्तान की एक तहजीब और पहचान का भी हिस्सा रहे हैं, लेकिन उस तरीके की इज्जत, उस तरीके का उनको वक्त नहीं मिल पाता, शोहरत नहीं मिल पाती। लेकिन कभी कभी जब मीशा जैसी खिलाड़ी निकल कर सामने आती हैं तो एक उम्मीद जगती है कि हाँ, ये खेल भी हो सकता है कि
फिर से एक मेन स्ट्रीम का हिस्सा बने। तो इस पर हम थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। मीशा, आपने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया, जी। किस तरीके के गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर्स प्लान्स रहते हैं और कहाँ तक देखती हैं आप जिन खेलों को अनट्रेडिशनल कहा जाता है, इनको अनट्रेडिशनल ही कहा जाएगा, इंडिजिनस ठीक है, इंडिजिनस कहा जाएगा, तो किस तरीके से इनको और प्रमोट किया जा सकता है, किस तरीके से और लोगों को और खिलाड़ी को इन्वॉल्व किया जा सकता है, क्या प्रमोशन की स्ट्रेटजीज हो माशरे में भी और गवर्नमेंट की तरफ से भी? बात की जाए कलरीपयट्टू की, इंडिया की गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो हमको फैसिलिटीज़ मिली गवर्नमेंट की तरफ से, एकोमोडेशन, फूड, एथलीट का फूड जो एथलीट को चाहिए होता है, देन टूर्नामेंट्स के जो इक्विपमेंट्स हमको चाहिए वो सब, और बाकी सब इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीथिंग वाज टॉप नॉच। और एक कहते हैं ना, खिलाड़ी की उम्र बड़ा मैटर करती है। अगर आप 25 प्लस हो जाते हैं तो खेल के मैदान पर या खेल के किसी मैट पर या रिंग के अंदर उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे या उस तरह की बुलंदियां आप नहीं छू पाएंगे। लेकिन अगर जल्दी ही आपको एक बेहतर ब्रेक मिल जाता है, क्लिक मिलती है, तो निश्चित ही उस तरीके के जब रिजल्ट हैं तो मीशा जैसे रिजल्ट सामने आते हैं। बहुत शुक्रिया सर। क्रिकेट में देखें सचिन तेंदुलकर, उसके बाद अभी वैभव सूर्यवंशी, कई सारे छोटे छोटे नाम आए। जिस तरह से बैडमिंटन के क्षेत्र में हमने देखा पीवी सिंधु और सानिया मिर्जा का आप जिक्र कर लें, सभी ने बहुत जल्दी क्लिक किया। और अगर आप लेट करते हैं क्रिकेट के मैदान पर या खेल के मैदान पर या किसी भी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स के अंदर, तो फिर मुश्किल होती जाती है। तो शुरू करना है तो जल्दी करना है, और इसकी एक बहुत बेहतर मिसाल यहाँ पर बैठी हुई हैं मीशा। मीशा, ये सवाल मैंने शुरू में भी किया था और ऑफ द माइक भी किया था, लड़कियों के लिए कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में आना। व्हाई डिड यू चूज दिस गेम ओनली व्हाइल यू माइट हैव द ऑप्शंस बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग और रेसलिंग, जैसा कि हरियाणा के एक कल्चर के अंदर है, वो भी आप आजमा सकती थी। तो किस चीज़ ने आपको क्लिक किया कि मैं इस तरीके के मुश्किल खेल की तरफ जाऊं? और फिर से मेरा वही सवाल है कि कुछ खूबसूरत लड़कियां हमने देखी, बड़ी ब्यूटीफाई होती हैं, लेकिन डिस्पाइट दैट दे प्ले कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, और इसमें एक बहुत बड़ा नाम है मिक्स मार्शल आर्ट की। इंडियन एथलीट हैं सुभी शंकला, इंदौर से ताल्लुक़ रखती हैं। तो उनसे भी मैंने ये सवाल कई बार पूछा है, तो वो हंस के टाल जाती हैं। तो आप बताएं कि मुझे लगता है कि शायद आप नहीं टालेंगी। मेरा इसके हंस के टालना बिल्कुल नहीं होगा सर। पहली चीज़, कुछ भी चीज़ को चूज़ करने से पहले कन्वीनियंस और एक्सेसिबिलिटी देखा जाता है। मैं जिस शहर से बिलोंग मैंने किया, छत्तीसगढ़ में कोरबा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे मेरे सामने जो स्पोर्ट्स थे देवर म्यो थाई, वो भी नाम, कलरीपयट्टू, किक बॉक्सिंग, थाई बॉक्सिंग, और शुरू से ही हमको इवन जूडो भी था। मैंने जूडो नहीं किया, पर ये ऑप्शंस थे। हमारे सर ने ये काफ़ी गेम्स खेले हैं और उनको इन सब के बेसिक्स, टेक्निक्स, बहुत चीज़ें पता है। हमारे जो कोच हैं मिस्टर कमलेश देवांगन सर, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँ, क्योंकि वो बहुत बारीकी से गेम को देखते हैं। मतलब लिटरली हम फाइट से 10 दिन पहले जाके, गेम से 10 दिन पहले, सर ऐसा ऐसा है, मेरी प्रैक्टिस है, मुझे अंडर कॉन्फिडेंट लग रहा है, ऐसा बोलते हैं ना कि एक मंत्र दे दिया, ये करो और हो जाएगा। दिस मैन नोज कि रेफरी तुमसे क्या चाहता है, मैट तुमसे क्या मांग रही है, ये करोगे तो ऐसा होगा। इवन उनकी इतनी बारीकियां थी। आज भी उनसे पूछोगे, सर हम कहीं खेलने गए हैं, सर मैं ग्वालियर में हूँ, सर मेरा मैच मिजोरम से है और इसके बाद सेमीफाइनल फाइट मेरी गुजरात से होगी। अच्छा, मिजोरम वाले अटैकिंग गेम ज़्यादा खेलते हैं, किक लेके खेलेंगे तो बच के खेलना, गुजरात वाले स्ट्रेट पंच ज़्यादा लेंगे तो उससे डक करके निकलना। उनको आज भी ये चीज़ें पता है। तो वो उनकी काबिलियत दिखाती है कि उन्होंने कितना पुट इन किया उस गेम में अपने आप को। ये तो सर की बात होगी। खैर, तो एक्सेसिबिलिटी एक बहुत बड़ी चीज़ थी उस समय। मेरे सामने जो गेम्स थे, मेरे को म्यो थाई सबसे बढ़िया लगा। इसके टूर्नामेंट्स भी रेगुलर होते थे, सर भी एक्टिव थे इस गेम में, काफ़ी बड़े बच्चों की टीम भी जाती थी, तो इसमें इंटरेस्ट आया। और दूसरी बात कि मैंने कोई और, मेरे पापा का कहना था कि बेटा इंडिविजुअल गेम चुनो, किसी और का ब्लेम तुम्हारे ऊपर ना आ जाए, पूरी टीम ने कुछ करा और वो चीज़ तुम्हारे ऊपर आ जाए। ऑब्वियसली वो चीज़ टीम वर्क सिखाती है, बहुत चीज़ें हैं, बट मेरे फादर नहीं चाहते थे, मुझे भी चीज़ पर्सनली फील हुई कि नहीं चाहिए ऐसा, तो मुझे इंडिविजुअल गेम लेना था। अब मैं जिस स्टेज पर हूँ, अब आई कैन चूज बीइंग इन दिल्ली, मुझे बॉक्सिंग करना है, आई विल गो इन बॉक्सिंग, मुझे किक बॉक्सिंग करना है, आई विल फाइंड अकेडमी फॉर किक बॉक्सिंग, मुझे कलरी करना है, मुझे आर्चरी करना है, मुझे हॉर्स राइडिंग करना है, आई कैन सेलेक्ट, आई कैन चूज, क्योंकि दे आर एक्सेसिबल। किसी फैंसी रैकेट गेम्स की तरफ आपका कुछ रुझान? सर मैंने एक बार फेंसिंग की थी थोड़ी सी। अच्छा। एक सर थे, वो थोड़ा बहुत सिखा रहे, तो मैंने पूरा पहन के और तो वो चीज़ अच्छी लगी थी। अच्छा,
और बाकी क्रिकेट खेला है मैंने ड्यूस बॉल से। 12th क्रॉस होने के बाद मेरा अंडर 19 का ट्रायल्स देने का भी काफ़ी रुझान भी था, उस तरफ प्रैक्टिस भी चल रही थी। बट फिर मेरा इधर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया और फिर मैंने इरादा बदल लिया कि अब पढ़ाई करते हैं अच्छे से। तो एजुकेशन की फील्ड में इस वक्त क्या चल रहा है और किस तरीके से आप स्टेप इन हुई और अगले स्टेप्स क्या हैं और मंजिल क्या है? एजुकेशन की फील्ड में सर मैंने CVT UG दिया, काफ़ी अच्छा स्कोर रहा। जिस हिसाब से मेरा मार्शल आर्ट्स और चीज़ें चल रही थी तो मैं तो सेटिस्फाई हूँ। मुझे श्री औरबिंदो कॉलेज जो कि काफ़ी इम्प्रूव कर रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे कॉलेज को देख के। आई नेवर फील कि ये साउथ का कॉलेज है, ये ऐसा है। आई नेवर फील, टीचर्स आर टॉप नॉच एवरी DU के कॉलेज में। तो मुझे DU का कॉलेज मिला, श्री औरबिंदो कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का। यहाँ पे मेरा BA प्रोग्राम चल रहा है। मुझे इंग्लिश ऑनर्स चाहिए था बट फॉर सम रीजन्स आई डिड नॉट गेट इट, तो अभी BA प्रोग्राम चल रहा है। I want to become a professor in future. I am preparing for UGC NET and poetry, drama, novel इन्हीं के इर्द गिर्द हूँ अभी और साथ में प्रैक्टिस। ये इतनी डाइवर्सिटी क्यों है? लाइक आप खिलाड़ी हैं, उसमें भी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स की खिलाड़ी हैं और उसके बाद इंग्लिश लिटरेचर की तरफ आप जाना चाहती हैं, उसके बाद पोइट्री वगैरह वगैरह तो ठीक चीज़ें ठीक हैं, लेकिन क्यों नहीं एक स्पोर्ट्स को ही आप अपनाएं और क्यों नहीं एक स्पोर्ट्स प्रोफेसर बने आप? ऐसा आपने क्यों नहीं चुना और रादर कि आपने एक इंग्लिश सब्जेक्ट की तरफ ध्यान दिया? इस बात पर मेरे पास दो बातें हैं कहने के लिए। पहली बात, आपके जो टीचर्स हैं आपको बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। हम जब क्लास 6th में थे तब से 10th तक मैंने एक टीचर से पढ़ा है इंग्लिश। शी वॉज PhD इन इंग्लिश, डॉक्टर निवेदिता स्वैन फ्रॉम उड़ीसा। तो उनका बोलने का तरीका, आर्टिकुलेशन, द फोनेटिक्स पार्ट, ग्रामर, जो लिटरेचर उन्होंने हमें पढ़ाया, दैट वॉज समथिंग विच हिट माई माइंड। तब से ही मेरे मन में था कि मुझे फ्यूचर में इधर स्पोर्ट्स और इधर इंग्लिश, यही दो चीज़ों में कुछ ना कुछ करना है। तब से क्लास 6 से। और जब 11th 12th हुई तो मैंने स्कूल चेंज किया था केंद्रीय विद्यालय, कि मुझे केंद्रीय विद्यालय के गेम्स खेलने हैं। ताइक्वांडो खेला मैंने वहाँ पे, बट वहीं पे फिर मेरी नी लिगामेंट इंजरी हो गई, तो मैंने फिर वहाँ से माइंड चेंज किया, आर्ट्स लिया मैंने इसलिए कि मुझे स्पोर्ट्स में कंटिन्यू करना है। बट 12th के एंड आते आते आई वाज लाइक नहीं, मुझे इंग्लिश में ही जाना है। माय फादर वाज इंसिस्टिंग मी कि तुम BPEd करो, ग्वालियर से करो, हेडक्वार्टर है, तिरुवनंतपुरम में है, आसाम में है। बट मैंने फॉर्म भी फिल नहीं करे और उनको बताया भी नहीं। LNIPE? एग्जैक्टली सर, मैंने फॉर्म भी फिल नहीं किए, डेट भी निकल गई और उन्हें बताया भी नहीं कि मैंने जानबूझ के फॉर्म फिल नहीं किया। इस बात पर मेरे फादर साहब की मेरी थोड़ी सी बहस भी हुई थी, बट आई वॉज सो श्योर कि मुझे लिटरेचर फील्ड में ही जाना है। और जब इस बात पे उनका कहना था कि क्यों फिर तुमने आर्ट्स लिया, तुमको स्पोर्ट्स नहीं करना था तो तुम मैथ्स या साइंस लेती, क्योंकि तुम्हारे 10th में मार्क्स अच्छे थे, 89% थे मेरे कुछ। परफेक्ट। तो फिर आई सेड नो, आई वांट टू डू इंग्लिश ओनली। और फिर मेरा बाय चांस कह लो, बाय लक कह लो, क्योंकि बहुत बच्चे अप्लाई करते हैं, बट I was fortunate enough to get admission in DU. तो माई फादर वॉज हैप्पी देन कि हाँ बच्ची का एडमिशन हो गया, DU में हो गया, तो अब उनको इतनी सी भी कोई शिकायत नहीं थी। मैंने सर स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स भी देखी है, बहुत अच्छी पॉलिटिक्स देखी है। तो फिर वो चीज़ें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे स्पोर्ट्स की फील्ड में एज अ एथलीट ही शाइन करना है, एज अ एथलीट ही हारना और जीतना है। एज अ ऑफिशियल, एज अ रेफरी या एज अ आगे जाके स्पोर्ट्स की फील्ड में कोई प्रोफेसर, ऐसा मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। या स्पोर्ट्स में BPEd करके और भी काफ़ी फील्ड्स होते हैं, मुझे उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हालांकि मुझे फिजियोथेरेपी वाली फील्ड में काफ़ी इंटरेस्ट है, क्योंकि हम लोग स्पोर्ट्स वाले रहे हैं, तो फाइट से पहले, गेम से पहले मसाज करना बहुत ज़रूरी होता था, बॉडी सोर कर जाती थी पूरी, तो इट पेन्ड अ लॉट। तो आपस में एथलीट्स मसाज करें, खैर वो पर्सनालिटीज होती हैं, हर पर्सनालिटी हर एक प्रोफेशन के साथ नहीं जा सकती। Exactly. और क्या आप फील करती हैं जिस तरीके से आपका एक कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स के अंदर रहा, डेफिनेटली एक सॉफ्ट हार्टेड इंसान भी अंदर की तरफ है, एक आर्टिस्ट भी अंदर की तरफ है, तो वो वहाँ पर फ्लरिश करना चाहता है। You found it right. एब्सोल्युटली। और मुझे कई बार इस शो के अंदर मैं बोलता हूँ, और जैसे कि आप भी एक लड़की हैं, महिला हैं, और उनके सम्मान में, उनकी उनको इज्जत बख्शते हुए कई बार चंद लाइनें मैं बोलता हूँ कि गौर से सुनिएगा कि यूं तो रहे सदा सदियों से घूंघट के मीठे तालों में, यूं तो रहे सदा सदियों से घूंघट के मीठे तालों में, वक्त बड़ा तो हमने भी तलवार उठाई हाथों में। वाह। खोए केवल रहे नहीं हम पिया की मीठी बातों में, हमने भी है रक्त चढ़ाया नरमुंडों के प्यालों में, नाम हमारा भी है शामिल वक्त बदलने वालों में, नाम हमारा भी है शामिल वक्त बदलने वालों में। तो ये आपके सम्मान में, आपने भी वक्त बदला, बड़ी छोटी उम्र, बड़ी आपकी शोहरतें, बहुत अचीवमेंट्स, और इसी वजह से आप आज हौसलों की उड़ान में तशरीफ़ लेकर आई
और ये बड़ा मारूफ शो है हौसलों की उड़ान। बहुत मुल्कों के अंदर इसकी शोहरत है और दिन ब दिन इसकी शोहरत बढ़ती जा रही है। जैसे ज़रूर, आपकी ज़रूर। शोहरत बढ़ती जा रही है, ऐसे ही दिन ब दिन हौसलों की उड़ान की भी शोहरत बढ़ती जा रही है। और इसकी टैगलाइन है शो की कि रुक सके ना झुक सके जो इस तरह से उस गगन को मंजिलों को पा सके जो, गांव क्या ये शहर क्या है, ये देश की पहचान है, ये हौसलों की उड़ान है, ये हौसलों की वेरी उड़ान है। नाइस सर, वेरी नाइस। बहुत बहुत शुक्रिया you, हौसलों की उड़ान में तशरीफ लाने के लिए। और हौसलों की उड़ान की पूरी टीम आपको मुबारकबाद देती है आपके इस पूरे सफ़र पर, और आगे की जो उम्मीदें हैं उन पर आप खरी उतरें और कुदरत भी आप पर रहम फरमाए, करम फरमाए और बहुत कुछ अचीव आप करते रहें भविष्य में। बहुत शुक्रिया सर, तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू दूरदर्शन। सुरखरू होते हैं दुनिया में हमेशा वही लोग, दश्त व सहरा से जो सरगर्द गुजर जाते हैं। दोस्तों, हौसलों की उड़ान के आज के इस शुमारे में राशिद और मीशा के साथ बस इतना ही। लेकिन चलते हुए आपको याद दिला दें कि आप हौसलों की उड़ान को और टीडी उर्दू को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं। आप चाहें तो हमें ट्वीट करें और आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर भी। तो फिर होगी मुलाकात अगले शुमारे में एक और अजीम हस्ती के साथ। तब तक रखें अपना खास ख्याल। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आदाब।